तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ICT फिजिक्स। तो हम आपको भैया फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हमने देखो बेसिक मैथमेटिक्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया, यानी कि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैंने सारा बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और भी जो भी छोटा छोटा होता है वो हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया। आज से स्टार्ट करेंगे हम काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो आप अगर आपके पास बुक होगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार काइनेमेटिक्स से पहले भी 2 चैप्टर हैं, है ना, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। तो देखो यार वो बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। वो हम अभी क्या है ना टाइम क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं उसको अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आने वाले टाइम में बता दूंगा। इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। एक आध अगर क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया आज से हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक, काइनेमेटिक्स। ओके, 3rd चैप्टर आपके वहाँ है। चलो हम उसका थीम बनाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मज़े आने वाले हैं, ठीक है। और क्या क्या यहाँ से आपको क्लियर होगा मेंस के लिए, एडवांस के लिए और नीट के लिए, क्योंकि नीट में जो फिजिक्स आता है वो, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो फर्दर काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम लिख देते हैं बेटा। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, कितने वीडियोस वो ना उनमें डिवाइड करेंगे, वो हम आपको बता देते, तो आपको भी एक आइडिया रहेगा, रफली आइडिया रहेगा, ठीक है। तो देखो यार, फर्स्ट वीडियो में आने वाला है, आपको कहने का मतलब है जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स में भैया पूरा काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें कि काइनेमेटिक्स है क्या, रेस्ट मोशन, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि रेस्ट में भी होता है या फिर मोशन में होता है, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी डिस्कस करने को, वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। इसमें और भी डिस्कस करेंगे कि आपका वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि ये 4 मेजर टॉपिक और उसका छोटा छोटा पार्ट। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरे वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में एक्सेलरेशन के ऊपर पूरा वीडियो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। इसके साथ साथ में इसके हम क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे? क्वेश्चंस, ओके, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस भी कराते रहेंगे। एक्सेलरेशन, तो भैया एक्सेलरेशन पे पूरा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कि अगर हमारा एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट हो तब और नॉट कांस्टेंट हो तब, पूरा कराएंगे दोनों मेथड, ठीक है ना। मतलब दोनों टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ में आया। तीसरा बेटा इसमें कौन सा टॉपिक लेके आएंगे हम? तीसरा टॉपिक होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके, है ना। 1D का केस है, तो 1D में ये 3 टॉपिक्स आपके मेजर होंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर साल आपको मेंस हो या एडवांस हो, मे बी एडवांस में तो मे बी कह सकते हैं, लेकिन मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ग्राफ से रिलेटेड जरूर मिलते होंगे, ठीक है ना। ग्राफ से रिलेटेड जरूर मिलते होंगे आपको। थोड़ा सा सरप्राइज भी लगता होगा, यार ग्राफ कर नहीं पाते हैं ऐसा वैसा, कभी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने को बोल देता है, कभी वहाँ से वहाँ कुछ बोल, मतलब ऐसा ही कुछ। लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि पूरा एक सेपरेट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, किसके लिए? ग्राफ के लिए, ऑल अबाउट ग्राफ। जो कुछ ग्राफ में हो सकेगा मैं वो सब कुछ डिस्कस करूँगा, यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, कोई भी मोशन हो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑल अबाउट ग्राफ, ग्राफ्स, ठीक है ना। अब भैया ग्राफ में देखो, चाहे तो मैं लिख के बता सकता हूँ कि xt का ग्राफ देखेंगे। x मतलब होता है बेटा पोजीशन, पोजीशन वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। ये भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, सब। यानी कि ऑल अबाउट, मैंने लिख दिया ना ऑल अबाउट ग्राफ, तो अब ग्राफ कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई बेटा। इसका फिफ्थ टॉपिक क्या होने वाला है? फिफ्थ टॉपिक वही, ये 1D हुआ इतना, तो अब हम 2D डिस्कस करेंगे, यानी कि मोशन इन अ प्लेन,
कौन सा बेटा टॉपिक आने वाला है? मोशन इन आ प्लेन। तो पहले से हम एक थीम सेट कर रहे हैं कि हम आपको क्या क्या बताएंगे, आपके क्या होते हैं माइंड में एक आइडिया भी बना रहेगा बहुत अच्छे से कि हम क्या क्या यहाँ पे बताने वाले हैं। मोशन इन आ प्लेन हो गया, इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, ठीक है। तो वो 2D का केस होता है, तो इसी में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। 2D में भी वही वाला कि नहीं, 1D को तोड़ देंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपको मोशन इन आ प्लेन हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसका बेटा आएगा रिलेटिव मोशन। कौन सा? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव के दोनों हैं टॉपिक, रिलेटिव मोशन के दोनों टॉपिक, यानी कि 1D मोशन और 2D मोशन, दोनों बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। नाव वाले आपने देखा होगा, बारिश में देखा होगा कि बारिश में छाता किधर लगाएं कि हम बच जाएं, बारिश है ना, पानी के बूंद हम पे ना गिरे, और नाव मतलब नदी को क्रॉस करते हैं तब वो ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो जितने भी टाइप के आपके बन सकते हैं रिलेटिव मोशंस में, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस बार आप देखोगे कि एडवांस में क्वेश्चन भी आया था रिलेटिव मोशन से मतलब उससे रिलेट करते हुए, ठीक है। हाँ, तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ रहा है बेटा? हमारा ये सिनेरियो रहने वाला है कि मतलब हम इतना कुछ डिस्कस करेंगे। और आपको तो पता है एक वीडियो सेपरेट होगा, एक हो सकता है उसमें 2 भी इंक्लूड रहे, क्योंकि PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पढ़ रहे हैं ये तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट क्लियर होके हम क्या कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो मतलब क्या रहा फिर, है ना? जो हम एम लेके चल रहे हैं फिर वो टच नहीं कर पा रहे उस एम को, तो मतलब नहीं रहेगा ना कुछ। तो सबसे बढ़िया बात है कि आपको PYQ, इसके साथ साथ में क्वेश्चन तो डिस्कस ही करेंगे, उसकी तो टेंशन मत लो, है ना। बट हम PYQ भी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात आई समझ में? तो 6-7 लगभग मान लो 7 से 8 वीडियो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1D मोशन में आप पूरा मतलब 1D से लगा के 2D काइनेमेटिक्स फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो यार, 1-2 दिन 3-4 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखो यार, बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा। तो भैया हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। देखिए थोड़ा सा इसको हम आपको ब्रीफ देते हैं। मैकेनिक्स, बहुत बार आप सुनते होंगे मैकेनिक्स क्या है यार, ये ब्रांच भी है ना, ओके। तो देखो यार, ये मैकेनिक्स में हम करेंगे क्या भैया, कोई भी एक मान लो पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं भैया, यहाँ पे लिखे, यानी कि एनालाइजेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना। बात आई समझ में? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यानी कि हाँ, ऑब्जेक्ट का मोशन को एनालाइज करते हैं। हाँ, एनालाइजेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं, एनालाइज ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। मोशन को एनालाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यार सिंपल सी बात है भैया, जब एनालाइज करेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं, तो वो बॉडी रेस्ट में हो या फिर वो चल रही हो, मोशन में हो, कहने का मतलब है, ठीक है। ओके, यानी कि वो रेस्ट में होगी या फिर चल रही होगी, 2 ही तो केस हो सकते हैं, ठीक है। रेस्ट में बेटा इसको एक अलग से ब्रांच का नाम दे देते हैं स्टैटिक्स। क्या नाम दे दिया? स्टैटिक्स। ओके, दिख रहा है ना, थोड़ा सा लाइट आ रही होगी, अब देख लेना बेटा, एस बना हुआ है ये, स्टैटिक्स, ओके। सेकेंड, इसमें देखिए मोशन को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस पार्ट में? 2 पार्ट में। देखिए पहला पार्ट होगा बेटा आपका काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट होगा बेटा डायनामिक्स। दिख रहा है ना? हाँ, गुड, डायनामिक्स। सुनते तो बहुत हो गया ना, ये काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, देखो डिफरेंस समझो क्या होता है। देखो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, तो मोशन को दोनों जगह एनालाइज करते हैं, काइनेमेटिक्स एज वेल एज डायनामिक्स। बट डिफरेंस इज, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को एनालाइज तो करते हैं, बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि हमें इससे लेना देना नहीं है कि मोशन को कौन करा रहा है और किसकी वजह से मोशन हो रहा है, डजेंट मैटर, ओके। बस मोशन हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? हाँ मिर्जापुर याद आ रहा है,
ठीक है। हाँ, तो किसकी वजह से हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? ओके, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स। तो हम लिख देता हूँ विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। विदाउट मैं लिख देता हूँ यार, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, द कॉज ऑफ मोशन। मैं लिखना नहीं चाहता, टाइम लग जाता है ना, टाइम बस यही है और कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया काइनेमेटिक्स। अब ये डायनेमिक्स क्या होगा, सिंपल सा है, मोशन को एनालाइज वहाँ पर भी करेंगे, लेकिन विद कॉज ऑफ मोशन, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए भैया कि यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, कहाँ से फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, यानी कि हमें कॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं द कॉज ऑफ मोशन वी नो, ओके, मतलब अपनी भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि लिख लो कि नो द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, ओके, ठीक है बेटा। तो ये भैया हमारा है काइनेमेटिक्स, यानी कि ऑल अबाउट मोशन हमें स्टडी करना है, बट कॉज का नहीं स्टडी करना है कि भैया कौन करा रहा है, क्या करा रहा है ना, उससे रिलेटेड नहीं करेंगे। आपको बात समझ में है बेटा? काइनेमेटिक्स क्या, हम इसको फर्दर अभी के लिए इसको फर्दर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, किसको, काइनेमेटिक्स। ओके, चलिए अब आप नोट कर लेंगे ना, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ, तो भैया काइनेमेटिक्स हमको समझ में आ गया कि काइनेमेटिक्स क्या है, किसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं भाई? अब कॉज ऑफ मोशन तो स्टडी नहीं करना है, तो क्या स्टडी करना है, प्रिडिक्शंस स्टडी करना है। प्रिडिक्शंस का मतलब ये है कि जैसे आपको कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आपको फाइनल कंडीशन बतानी है ना। यानी कि हमें रिलेशन आपको बार बार बताना होगा कि एक्स का रिलेशन दिख रहा है ना यहाँ पे, जब मैं इधर से लिखता हूँ तो दिखता नहीं है यार, इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो आपको पोजीशंस हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों को ही एक दूसरे से निकालना सीखेंगे। एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो ये सब कुछ निकालेंगे, वो चाहे मोशन 1D में हो रहा हो या फिर 2D में हो रहा हो। आई बात एकदम क्लियर? बताओ बेटा, गुड। चलिए, तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वो पहले पढ़ लेते हैं भैया। वो टर्म क्या हैं सबसे पहले समझो, है ना। सबसे पहला आता है बेटा रेस्ट एंड मोशन। क्या आया था आपके सामने? रेस्ट एंड मोशन। मैं बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना डेफिनेशन। देखो यार, रेस्ट बेटा क्या है, आप किसको रेस्ट बोलते हो? चलो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन जनरलाइज आपको पूछता हूँ। अब वैसे ये कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही कि आप दे देंगे आंसर, है ना। हाँ, तो ऐसे आप बताओ कि यार रेस्ट क्या है, मन में समझो, है ना। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हम किसको रेस्ट बोलते हैं, किसको मोशन बोलते हैं। आई बात कुछ समझ में? चलो हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये देखो, एक इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये इसको अभी हम क्या बोलेंगे कि यार ये रेस्ट में है। लेकिन आपको अभी तक तो थोड़ा बहुत जर्नल आइडिया तो होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो मोशन में है ना। तो इसका मतलब वो ये तो मोशन में था, लेकिन हम फिर क्यों रेस्ट में बोल रहे थे, बताओ, है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसको रेस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये अभी यहीं पर है, थोड़ी टाइम बाद भी यहीं पर है, उसके बाद फिर यहीं पर है। तो जब भैया कुछ चेंज नहीं करोगे हमारे रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे, रेस्ट में है ना। यानी कि अगर ये चलने लगता, मोशन में होता, तो यानी कि अभी देखो, मान लो पहले ही यहाँ पे मतलब t=0 ले लो, टाइम यहाँ पे 0 है, और मतलब 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब ये मोशन में है। लेकिन जो पोजीशन चेंज हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? वो हमारे रिस्पेक्ट में हुआ, क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। ये बात आपको एकदम क्लियर है? तो आप रेस्ट और मोशन को, ये बेटा रिलेटिव टर्म है। कौन से टर्म है बेटा? रिलेटिव, बोथ आर रिलेटिव टर्म।
यानी कि कभी भी हम ऐसे तुक्के में नहीं बोल देंगे भैया कि ये मोशन में है, ये मतलब उसमें रेस्ट में है। आपको स्पेशली डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है और किसके रिस्पेक्ट में नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल जो बहुत फेमस है, सब लोग एग्जांपल देते हैं ट्रेन का, है ना। हाँ, ट्रेन को आप रिलेट कर दे ना अच्छे से। अभी एरोप्लेन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो एरोप्लेन में बैठे भी नहीं होंगे, अरे है ना। हाँ ठीक है ना, तो अब उसका एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते, तो है ना। ट्रेन से आप अच्छे से रिलेट करके मान लो सब ट्रेन की खिड़कियाँ बंद हैं, आप बढ़िया आराम से बैठे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ का मतलब मोशन में जो आप चल रहे हो लेकिन एहसास नहीं हो रहा है, आपके सामने भी एक बंदा बैठा है, लेकिन आपको सोचो कि आपके रिस्पेक्ट में क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप कहोगे नहीं। तो यानी कि आपके रिस्पेक्ट में वो कैसा है, रेस्ट में। लेकिन मान लो कोई बाहर से ऑब्जर्व करेगा बंदा, है ना, बाहर से बंदा वो उसको देखेगा, किसको, जो अंदर बैठा है ना, तो क्या कहेगा, अरे भैया ये इसकी तो मतलब मोशन में जा रहा है। तो क्या कहेगा वो कि यार ये मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू मी, जो बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मोशन और रेस्ट ये दोनों कैसे हैं, रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव टर्म है। किसी के रिलेटिव में हम डिफाइन करते हैं, ऐसे रेंडमली नहीं डिफाइन कर देंगे। ओके, बात आई समझ में। ओके, तो ये आप लिख लेना बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बुक आपको मैंने बताई थी, आप उसी से देख के थोड़ा सा लिख लीजिएगा, डजेंट मैटर। ओके, तो भैया इसके बाद आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है भैया, बहुत अच्छा। हाँ, जब आप फर्दर फिजिक्स को स्टडी करेंगे ना, अभी तो 12th है आपका, इतना ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब आप बाहर, मतलब क्या बोलते हैं, बाहर कहने का मतलब है कि जब आप 12th के बाद फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है। चलो छोड़ो है ना, क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको एकदम फील दिला देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब फिजिक्स में। हाँ, खाली ऐसे नहीं कि मतलब 2 एक्सपेरिमेंट करने से ही फिजिक्स आ जाएगी भैया। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है, ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मतलब एक्सपेरिमेंट भी होता है, मतलब ऐसे फिजिक्स जितना ज़्यादा इमेजिनेशन कर पाओ, इमेजिनेशन करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है भैया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो अभी मैंने बताया कि रेस्ट मोशन हो या फिर, हाँ सॉरी, रेस्ट मोशन दोनों एक साथ बोल देता हूँ मैं, रेस्ट में हो या मोशन में हो, दोनों के दोनों हम कहाँ से स्टडी करते हैं, कहीं न कहीं से तो स्टडी करेंगे ना, यानी कि किसी न किसी के रिलेटिव में तो स्टडी करेंगे ना। तो भैया जो जहाँ से स्टडी करोगे वो कैसा है, यानी कि वो कैसा चल रहा है कि रुका हुआ है, समझ में आया। ओके, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है भैया कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कहाँ से करते हैं, ठीक है ना, बात समझे। ओके, जैसे कि देखो बेटा, हम आपको जनरली आपको पहले ये बना देते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन क्या आप ऐसे बोलोगे कि ये जा रहा है, ये मोशन में, ऐसे तो नहीं बोलोगे। आप किसी के रिस्पेक्ट में बताओगे, वो रिस्पेक्ट जो हमने डिफाइन किया, दिस इज माई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस तरीके से बैठा हूँ या खड़ा हूँ। अब मैं इसका सब कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। अब मैं इसके मोशन को एनालाइज करूँगा, ये यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू मी। तो ये जो चीज़ हमारे लिए है, यहाँ से हम खड़े होकर इसको देख रहे हैं, यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है ना। हर 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 कहीं आप सुनते होंगे, अरे भाई रेफरेंस तो ले लो, रेफरेंस तो ले लो। रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, समझे। हाँ, रेफरेंस का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जहाँ से हम दूसरी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, बस। रेफरेंस इज ऑल अबाउट कि हम इमोशन को एनालाइज कहाँ से करते हैं, वो चीज़ है भैया, है ना। अब देखो ध्यान से, एनालाइज तो तुम कर रहे हो, ठीक है, 2 चीज़ें हैं यहाँ से, एनालाइज तो तुम कर रहे हो। अब भैया ये तो रुक के एनालाइज कर रहे हो, ये मोशन में है, बात है समझ में। अब कहोगे कि सर हम जो रुके हैं ना, ये भी तो किसी के रिस्पेक्ट में रुके होंगे या फिर चल रहे होंगे। तो मैं कहूँगा यार बिल्कुल सही सोच रहे हो, एकदम करेक्ट सोच रहे हो, ठीक है ना, किसी के रिस्पेक्ट में बिल्कुल रुके होंगे। तो जनरली हम
क्या बोलते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो लेके सारी चीज़ें मतलब चल रहे होते हैं, ठीक है ना, अभी के लिए समझो। ओके, तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हम तो रुके हुए थे। ओके, फिर बाकी ये तो हमारे रिस्पेक्ट में चल रहा था, बात आई समझ में। ओके, अब देखो यार, मान लो हम भी इसके साथ साथ में चलने लगे, बोलो, हम भी इसके साथ साथ में मान लो चलने लगे इस तरह से, हाँ, ओके, बोलो। तो ध्यान से देखो भैया, पहले अगर मैं रेस्ट में था तो इनकी जो पोजीशन में बदलाव आया था ना, वो कुछ और होगा। अभी क्या है, जब चल रहे हैं तो इसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में कुछ तो बदलाव आएगा जो डिफरेंट होगा, तो इसका मोशन भी डिफरेंट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? इस बंदे के अकॉर्डिंग जो चलेगा। कुछ बात जा रही है यहाँ पे? नहीं जा रही है? है नहीं जा रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक अ टाइम लो थोड़ा सा और थिंक करो। ओके, चलो, ये बात है समझ में। यानी कि हम या तो भैया रुक के किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो चल के किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बात है समझ में। ओके, अब ये जो चल रहा है ना, इसके दो टाइप के मोशन बन सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट स्पीड यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले। वो सोचना नहीं निकल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, दो बातें हैं यहाँ पे समझ में। ओके, तो भैया यानी कि फर्दर इसके दो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ोगे। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? इनर्शियल ये लिख लेना बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखो, बहुत अच्छी चीज़ है भैया, इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं जहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं ना बेटा, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो हम रेस्ट में हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट में। दो चीज़ें, या तो हम जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं बेटा वहीं से, यानी कि वो रेस्ट में हो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, कोई इतना, क्योंकि जब 1D के केस में आओगे तो स्पीड कांस्टेंट एक ही जैसा हो जाता है जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड हो या फिर रेस्ट में हो, यानी कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, या तो वो रुका होना चाहिए या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ते होना चाहिए। तो जब वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने खूब सुना होगा कि न्यूटन के नियम वैलिड होते हैं इस तरह से, है ना। तो आप उल्टा मत समझो कि आप ऐसे पढ़ते हो कि जहाँ पे न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम होता है। डजंट मीन, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा थोड़ी फिजिक्स आती है कि आप पहले लॉजिक समझ लो फिर उसके बाद थिंक कर दो, अरे नहीं। हाँ, पहले देखो, समझो कि इनर्शियल फ्रेम है क्या, जो रेस्ट होगा या फिर कांस्टेंट स्पीड से जाएगा उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि न्यूटन के नियम वैलिड हैं कि नहीं। वैलिड हैं, देन बोल देते हैं कि यहाँ पे वैलिड होते हैं बेटा। बात आई समझ में? आपको समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं। आपको शायद मे बी 11th में 12th में ऐसा कहीं पे है ये, थोड़ा बहुत चैप्टर, थोड़ा मे बी आई थिंक 11th में है कहीं ना कहीं ठीक है, मैं तो भूल गया हूँ उस तरह से। तो रेस्ट और कांस्टेंट स्पीड, बात आई समझ में? सीधा सा एग्जांपल है, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो ना बेटा, ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से, और आप दूसरों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, कोई भी चीज़ है आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हो किसी दूसरी चीज़ को, समझ रहे हो ना। हाँ, उसके मोशन को एनालाइज करते हो, कोई भी चीज़ है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे इस फ्रेम को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे भैया क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, बस समझ जाओ। इसके अलावा जो कैटेगरी आती है, कौन सी कैटेगरी आती है? एक्सेलरेशन में हो, ठीक है। क्या हो बेटा? एक्सेलरेशन। अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो यहाँ पे जो नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है, और यहाँ पे बेटा मोशन ना पूरी तरीके से बदल जाता है। आप देखोगे यहाँ पे जब मोशन का एनालाइजेशन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं रहते हैं, तो उनको वैलिड करने के लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। यस,
हाँ ओके। तो स्यूडो फोर्स कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये समझो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं करते हैं, तो उनको वैलिड कराने के लिए एक टर्म को ऐड कर दिया जाता है जिसका नाम था स्यूडो फोर्स। बस जैसे मैं तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार। मान लो आप ये ट्रॉली है, ठीक है ना, इस तरीके से ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है बेटा, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये ऐसे कुछ चलेगी। तो देखो आप यहाँ से इस मोशन को एनालाइज करते हो, इस गेंद को एनालाइज करते हो या बॉल को एनालाइज करते हो, तो आप कहाँ पे खड़े हो भैया? आप वहाँ पे खड़े हो जो खुद ब खुद एक्सेलरेशन मोशन से आगे जा रहा है। यानी कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा वो खुद ब खुद एक्सेलरेशन मोशन है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं भैया नॉन एस वाला वो है, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल। अब यहाँ पे जो न्यूटन के लॉज लगाएंगे, न्यूटन के नियम लगाएंगे, वो पूरी तरीके से वैलिड नहीं होते, इसलिए उनको वैलिड करने के लिए एक स्यूडो फोर्स को अलग से जोड़ देते हैं। वो सारा कुछ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स का, ठीक है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ से फिजिक्स मतलब निकाल के लाइए कि इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। समझ में आया? ठीक है। आपने अच्छा ये बात आपको मैं थोड़ा सा एनालाइज कराऊँ क्या, या फिर आपको डायनेमिक्स में ही आते आते एनालाइज कराऊँगा? कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम होता है और जो न्यूटन का सेकंड नियम होता है ये तो सेम ही है, सेम होता है, ऐसा पढ़ते हैं ना? हाँ यस, तुमने भी पढ़ा होगा कि न्यूटन का फर्स्ट जो सेकंड नियम है ना वो उसमें ही फर्स्ट नियम आ जाता है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को लिखने की ज़रूरत क्या थी? फर्स्ट पहला नियम, डायरेक्ट जो सेकंड नियम है वही तो फर्स्ट नियम है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को और कोई बताएगा। हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब असली फिजिक्स स्टार्ट होती जो आपको हम थिंक कराएंगे, यही हमारा काम है कि आपको एनालाइज कराना, आपको मतलब वो सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर करना, ठीक है, तब जाके आप फिजिक्स समझ पाओगे, है ना। खाली वैसे फैक्ट 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 रटने से कुछ नहीं होता है। आइंस्टाइन क्या कहते थे? फिजिक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट द फैक्ट, नोविंग द फैक्ट। मतलब आप भी सिर्फ फैक्ट को जानते हैं तो आपका फिजिक्स आगे नहीं यार, जब तक आप इमेजिनेशन करके उस चीज़ को ना एज वेल एनालाइज नहीं करते हो मज़ा नहीं आएगा आपको। चलो यार कोई नहीं, आप यहाँ पे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ वो मैं करा रहा हूँ, चलो कोई नहीं। ये दोनों बात आपको एकदम क्लियर हुई कि जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट में या फिर हाँ कांस्टेंट स्पीड से। नॉन इनर्शियल में ये चीज़। अब आप देखो ज़्यादातर चीज़ें बेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया जाता है वहाँ पे आप देखो किसी भी मोशन को, जैसे आपसे बोला जाएगा कि ये बॉल इतनी स्पीड से आगे जा रही है, फिर वेलोसिटी में वो कन्वर्ट मतलब फिर एक्सेलरेटेड मोशन में हो गया, फिर ये फोर्स ने लगने लगा, फिर फलाना फोर्स लगने लगा। लेकिन उन सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो बेटा अर्थ से। कहाँ से? अर्थ से, ठीक है। जब अर्थ से किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट किया जाता है। होता नॉन इनर्शियल है बट उसको एज अ इनर्शियल फ्रेम ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। कैसा? इनर्शियल फ्रेम, समझ में? यानी कि अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जब मोशन स्टडी करते हैं ना तो उसको एज अ इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करेंगे, कोई सॉफ्ट नहीं, ठीक है। हाँ चलो यार यही इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हम इतना टाइम लेना नहीं चाहते थे। और इसके बाद बेटा क्या टॉपिक है भैया? अब देखो अब हम सीधा सीधा आपको स्टार्ट करने वाले हैं 1D मोशन 2D मोशन, बस बात करता हूँ ठीक है ना, 1D मोशन और 2D मोशन। तो हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइन, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है? देखो यार मोशन का जो किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है बेटा वो कहाँ पे हो रहा हो? 1D में। 1D का मतलब होता है सिर्फ एक डायमेंशन, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन उसका चेंज होता हो बस। जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, ऐसे 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 इस तरह से। तो अगर इसको हम एनालाइज करेंगे कहीं से भी तो देखो मान लो पहले कुछ इस डिस्टेंस पे थी, अब यहाँ पे पहुँच गया, ओके।
तब भी वो इसी डायरेक्शन में जा रही है। कहने का मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस पे चेंज हो रहा है उसका पोजीशन। फिर यहाँ पे पहुँच गया तब भी एक ही एक्सिस को चेंज करेगा, यानी कि वाई और ये जेड, इन दोनों में कोई मोशन नहीं हो रहा है, खाली एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसी को 1D बोलेंगे। डजेंट मैटर, ये तो यार सबको आता है, ठीक है। हाँ ओके, तो अब यहाँ के कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पोजीशन, कौन सा पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है, ठीक है ना, कैसा है, उसको देखना, बस वही पोजीशन कहलाता है, ठीक है। हाँ, कहाँ पे है, कैसा है, उस तरह से। कैसा है मतलब क्या हुआ, कहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, कैसा है क्या मतलब हुआ, ऐसा कुछ का हाल चाल थोड़ी लेना है। ओके, तो देखो यार, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा, तो हमारे ओरिजिन से कितना दूर है, मान लो x डिस्टेंस पे, तो इसका पोजीशन क्या बोलेंगे, x1, ठीक। अब मान लो ये नेक्स्ट में आगे बढ़ के कुछ यहाँ पे आ जाता है, तो वो पोजीशन हो जाती है यहाँ से x2, तो उसको बोलेंगे x2 पोजीशन हो गया, इस x2 पोजीशन पे। तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करना, ठीक है ना, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वो पोजीशन कहलाता है, बस पोजीशन, ठीक है ना। अब आता है भैया यहाँ से डिस्टेंस और स्पीड। क्या आता है, डिस्टेंस और स्पीड, अरे सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तो बाद में आएगा। हाँ, एक आता है बेटा डिस्टेंस और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये मेंट लिखा हुआ है बेटा, MENT, क्या है डिस्प्लेसमेंट, हाँ सही तो है, MENT। ओके, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझो, डिस्टेंस बोलते हैं बेटा एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है, ये इंपॉर्टेंट है, कितना एक्चुअल पाथ। यहाँ पे मैं बस ऐसे लिख देता हूँ, एक्चुअल पाथ, ओके, यानी कि मोशन के, हाँ मैंने आपको पहले ही बताया था भैया, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ, थ्योरी आप लिख लेना, कहीं से नोट्स अरेंज करा देंगे, तो वहाँ से भी मैं अपलोड कर दूँगा, तो जब करो, ठीक है ना, तब। अब ऐसे भी आपके पास बुक है यार, तो वहाँ से भी देख सकते हो। अब बुक पढ़ने की आदत भी तो डालोगे, है ना। हाँ, तो एक्चुअल पाथ बेटा, तो एक्चुअल पाथ कौन सा होता है, डिस्टेंस, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो, चेंज इन पोजीशन, बस सिंपल सा है, चेंज इन पोजीशन। लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है। ओके, क्या मैं लिखूंगा भैया यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन, बस काम खत्म, चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे एक्चुअल पाथ, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, बस बात खत्म, है ना। ये लॉन्गेस्ट रूट होता है, ये शॉर्टेस्ट रूट होता है, ओके। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होता है ना, यानी कि चेंज इन पोजीशन, अब ये चेंज इन पोजीशन 3 तरीके का हो सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो ज़ीरो। अब मैं बोलता हूँ कैसे, देखो, यानी कि आप ध्यान रखना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो एक्चुअल पाथ, ये भैया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब जीरो हो सकता है, या तो भाई डिस्टेंस चले ही ना तो जीरो होगा, है ना, लेकिन जब चलेगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आएगा। चेंज इन पोजीशन देखो यार, पॉजिटिव कब होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ मतलब क्या होता है, ब्रीफली आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। देखो चेंज इन पोजीशन क्या होगा भैया, देखो यार, मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, है ना, ये हम अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मान लो x1 है, अब ये बेटा यहाँ पे पहुँच गया, ओके, ये कितना है, x2 है, x2। अब ये जो देखो मैंने अभी क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो भैया यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कितना है, x2 माइनस x1, तो जो x2 माइनस x1 है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये x2 माइनस x1 बेटा देखो यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, ठीक है ना। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट जाके फिर से यहाँ पे आ जाता है, तो फिर से वही पोजीशन हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, x1 माइनस x1,
तो अब x1 माइनस x1 तो वो 0 आ सकता है इस केस में। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट सीधे गई और फिर से वापस इससे इधर चली आई नेगेटिव साइड में, ठीक है ना। तब इसके देखिए पोजीशन को क्या बताएंगे, ये नहीं नेगेटिव साइड में जब हम x1 माइनस मतलब जो भी है ये x2, ठीक है ना। अब जो x2 माइनस x1 निकालेंगे वो बेटा कैसे आने वाला है, नेगेटिव। तो मतलब ज़्यादा वैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बता दिया आपको। ये सारी चीज़ें सबको आती रहती है ना, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना। बात आई समझ में? ओके, तो ये भैया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, ये बात आपको समझ में, चेंज इन पोजीशन एक्चुअल पाथ। ओके ठीक है, आगे बढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो यार यहीं पे, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा काम करेंगे जी है ना भाई। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन कैसा है, देखिए मान लो ये बेटा कोई पॉइंट ए है, ठीक है ना। ये वाला सर्कल मैं ऐसे बना रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से गया है सर्कल के फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। ये ए से बी तक सर्कल के फॉर्म में गया है, और ये डायमीटर है उसका। एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ है ये, ठीक। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या निकलेगी बताओ, इसका रेडियस मान लो आर है, तो बेटा इसकी डिस्टेंस क्या निकलेगी बताओ यार। डिस्टेंस भैया एक्चुअल पाथ कितना होता है, यही तो होता है डिस्टेंस। तो देखो यार एक्चुअल पाथ होता है, अब ये बताओ ये टोटल पाथ कितना हो जाता है, 2πr। अब यहाँ पे ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या निकल के आएगी बताइए, πr, बोलो, है ना, ये तो आएगा πr। अब देखो डिस्टेंस की बात करते हैं, मैंने कहा था डिस्टेंस होता है चेंज इन पोजीशन। तो भैया चेंज इन पोजीशन का मतलब हुआ पहले ये यहाँ पे था, ओके, अब ये यहाँ पे हो गया है, बस डायरेक्ट। कहाँ से गया है, कैसे गया है, डजेंट मैटर, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या रही है, बस। तो चेंज इन पोजीशन करेंगे बेटा, ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर में क्या हो जाएगा इसका 2r। तो डिस्प्लेसमेंट, गलती बहुत करता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, ठीक है। तो ये यार छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही करा दिया मस्ती के लिए। ओके, तो बताइए यार आ रहा है समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझना है, इसका काफ़ी यूज़ है, यही तो है, बहुत अच्छे से काफ़ी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। एस लिख देते हैं डायरेक्टली, एस। तो एस का मतलब होता है बेटा x2 माइनस xy। तो ये यही बताता है चेंज इन पोजीशन। ओके हाँ, तो चलो यार फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी से हम एक स्पीड लेके आते हैं और एक से वेलोसिटी लेके आते हैं कि भैया स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। ये मुझे लगता है इसकी लेंथ तो ज़्यादा नहीं हो रही है, चलो यार इसका यहीं पे थोड़ा फिनिश करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड और स्पीड के साथ साथ में वेलोसिटी, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे जो हर टाइप और वेरिएशन को मतलब इंक्लूड करेगा, ठीक है। ओके।